हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो ये टीपी अब हमारा चौथा लेक्चर है, फोर्थ वन। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये बताइए लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। अटेस्टेशन। अच्छा, आप लोगों ने ये भी नहीं बताया अटेस्टेशन, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। आप किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि सर यहाँ पर कुछ मुझे डाउट लग रहा है, उसको पहले ठीक कर लीजिए। देखिए, अटेस्टेशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसकी मैंने एजेंशियल कंडीशन लिखवाई थी, ठीक है। तो एजेंशियल कंडीशन में 2B जो था, 2B क्लाउज था, उसमें लिखा हुआ था सीन सम अदर पर्सन, मतलब विटनेसेस सीन सम अदर पर्सन, कि जो सम अदर पर्सन है ना, तो अदर पर्सन का मतलब होता है उसमें एग्जीक्यूटेंट रिप्रेजेंटेटिव, या तो एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए देखें या उसके रिप्रेजेंटेटिव को। मैं क्या बोल गया था, ट्रांसफरी। ट्रांसफरी की क्यों क्यों देखेगा भाई, ठीक है। तो ट्रांसफरी नहीं है वहां पे, वो एग्जीक्यूटेंट रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्शनेबल क्लेम। ऐसा करते हैं, एक्शनेबल क्लेम हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 जब हम लोग करेंगे, जहां पर ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम है, उसी में एक्शनेबल क्लेम को पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। वहीं पर हम लोग उसको देखेंगे। तो अभी क्या पढ़े हम लोग, अभी देखते हैं हम लोग नोटिस। ए पर्सन टू हैव नोटिस क्या होता है भाई, बताइए। नोटिस का मतलब क्या होता है, और नोटिस हमें जानना क्यों है। नोटिस का मतलब होता है किसी टाइप की जानकारी होना, कोई नॉलेज होना, ठीक है। क्या होना, किसी टाइप की जानकारी होना या नॉलेज होना। अब देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और नोटिस, किस नोटिस की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए ए ने बी के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था अपना हाउस बेचने का, ठीक। ए ने पहले बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा, लेकिन वो बी को ना बेच के सी को बेचे दे रहा है, ठीक है। तो क्या बी सी से घर वापस ले लेगा? अगर बी ने गुड फेथ और कंसीडरेशन से लिया है, गुड फेथ और कंसीडरेशन से लिया है, तो भाई ये घर सी से कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी प्रोटेक्ट करती है इसे। और यहाँ पर गुड फेथ का मतलब क्या होता है, नॉलेज होना नोटिस की, कि इसे इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि ए ने पहले इस मकान के लिए बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर इसको इस बात की जानकारी होती तो ये गुड फेथ नहीं माना जाता। जानकारी होना ही ये बताता है कि इसने गुड फेथ में लिया है कि नहीं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखिए। अब मान लीजिए बी है, बी एक इस हाउस का ऑस्टेंसिबल ओनर है। ऑस्टेंसिबल ओनर समझते हैं आप? ऑस्टेंसिबल ओनर होता है जो लुक लाइक ऑनर, ऑनर जैसा दिखता है लेकिन ऑनर नहीं होता। इस एक हाउस था जिसका रियल ऑनर ए है। रियल ऑनर कौन है? ए। बी जो उसका ऑस्टेंसिबल ऑनर है, बी जो है एक ये मकान सी को बेच देता है। अगर सी ने विदाउट नोटिस, बिना जानकारी के और कंसीडरेशन के साथ अगर ये हाउस खरीदा है तो ये इसके पास ही रहेगा। विदाउट नोटिस कैसा, कि सी को जानकारी नहीं है कि बी ऑस्टेंसिबल ऑनर है। सी ये समझा कि बी इसी मकान में रहता है तो यही इसका ऑनर होगा। बी को जानकारी, सी को जानकारी नहीं थी कि बी ऑस्टेंसिबल ऑनर है, रियल ऑनर नहीं है। तो इसी बात की जानकारी होना। एक और प्रॉब्लम देखिए। मान लीजिए ए है, ठीक है, वो अपनी वाइफ को जो उसकी बी वाइफ है उसको इसी हाउस से मेंटेनेंस देता है। इस हाउस से जो प्रॉफिट आता है उसी से बी का मेंटेनेंस दिया जाता है। तो ए ने सोचा कि अगर मैं इस हाउस को बेच दूं तो हमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, तो ये क्या करता है, सी को बेच देता है। यहाँ पर भी अगर इसने विदाउट नोटिस, बिना किसी जानकारी के और कंसीडरेशन के साथ अगर ये मकान लिया है तो ये प्रोटेक्ट है, तो ये मकान इसे मिलेगा। अगर इसे इस बात की जानकारी थी, अगर इसकी नोटिस में था, अगर इसकी नॉलेज में था कि इस मकान से बी का मेंटेनेंस जाता है उसकी वाइफ का, तो ये सी को मकान वापस करना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है नोटिस। मतलब कि अगर बी को ये मकान चाहिए
तो बस उसे इतना प्रूफ करना पड़ेगा कि सी ने नोटिस होने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद ये मकान खरीदा है। अगर वो कोर्ट में ये प्रूफ कर देता है जज साहब के सामने कि सी को नोटिस था, जानकारी थी, नॉलेज थी कि ए ने मेरे साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर भी ये मकान खरीद लिया, तो कोर्ट सी से मकान वापस ले लेगी। इस केस में भी यही है। अगर ए कोर्ट में ये प्रूफ कर देता है कि सी ने जानकारी होने के बावजूद, नोटिस होने के बावजूद कि बी ऑस्टेंसिबल ऑनर है, फिर भी इससे मकान खरीद लिया, तो सी से मकान वापस ले लिया जाएगा। ये ट्रांसफर इनवैलिड बता दिया जाएगा। यहाँ पर भी अगर बी ये प्रूफ कर देती है कोर्ट में उसकी वाइफ कि सी ने नोटिस, जानकारी होने के बावजूद ये मकान खरीद लिया, तो यहाँ पर भी सी से वापस हो जाएगा। तो समझ रहे हैं नोटिस की इंपॉर्टेंस कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पार्टी को ये प्रूफ करना होगा कि उसके नोटिस में था, उसकी नॉलेज में था, उसे इस बात की इंफॉर्मेशन थी, फिर भी उसने मकान खरीद लिया। अगर वो प्रूफ कर देता है तो वो ट्रांसफर इनवैलिड हो जाएगा, कोर्ट उससे मकान वापस ले लेगी। ठीक है, क्योंकि अब ये गुड फेथ में नहीं रहा। तो वन ऑफ द एजेंशियल कंडीशन हो गया है। क्या हो गया है? एजेंशियल कंडीशन। वन ऑफ द एजेंशियल कंडीशन हो गया है नोटिस। ठीक है, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, विदाउट कंसिडरेशन है तो भी ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये जो ऑस्टेंसिबल ऑनर कहाँ दिया हुआ है? 41 में। ये मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ थर्ड पर्सन 39 में। तो इस तरीके से सेक्शन 39, 40, 41, 43, 53 और 53A। 53 क्या है? पार्ट परफॉर्मेंस। 53 नहीं, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। 53A क्या है? पार्ट परफॉर्मेंस। इन सब टाइप के ट्रांसफर में, इन सारे केसेस में जहां जहां टीपीएम दिया हुआ है, ऑस्टेंसिबल ऑनर, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल 43, इस टाइप के ट्रांसफर होंगे अगर, तो उसमें क्या होगा? उसमें नोटिस देखा जाएगा कि उसे जानकारी थी कि नहीं थी। अगर जानकारी होने के बावजूद ले लिया तो फिर ये ट्रांसफर इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये नोटिस इंपॉर्टेंट है। तो नोटिस का मतलब क्या हो गया? मीन्स, नोटिस मीन्स नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट। किसी फैक्ट के बारे में नॉलेज या जानकारी होना, इंफॉर्मेशन होना, ये बोलते हैं नोटिस। तो आप कहेंगे विशाल भाई ये बताइए, सी तो हमेशा ही ये कहेगा, थर्ड पार्टी हमेशा ये कहेगी कि सर मेरे तो नॉलेज में था ही नहीं, माय लॉर्ड मुझे तो इस बारे में जानकारी थी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा ही कहेगा ना। तो इसके लिए लॉ में एक चीज है, ऐसे तुम थोड़े बच जाओगे। क्या होता है समझिएगा। नोटिस दो टाइप के हैं, पहला एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस। पहला क्या है? एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस। ये क्या होता है? डायरेक्ट नॉलेज होना। डायरेक्ट नॉलेज कैसे? कि मान लीजिए कि ए ने पहले से ही सी से कह दिया कि मैं ये तुम्हें मकान बेच तो रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, एक पार्टी खुद ही बता दे तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नॉलेज। कि आपको खुद ही उस डायरेक्ट जानकारी थी इस बारे में, फिर आपने क्यों खरीदा। ठीक है, ये होता है एक्चुअल नोटिस कि आपको डायरेक्ट जानकारी है कि नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। देखो क्या कंडीशन है कि ये देखना पड़ेगा ना हमें कि डायरेक्ट जानकारी है कि नहीं है उसे। तो पहली कंडीशन क्या है कि द नॉलेज मस्ट बी डेफिनेट। नॉलेज मस्ट बी डेफिनेट, कि भाई डेफिनेट होनी चाहिए, एक मतलब जानकारी डेफिनेट होनी चाहिए। किसी टाइप का र्यूमर या कोई हेरसे नहीं होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन से सुना हुआ है वो नहीं। ठीक है, पार्टी खुद बताए।
अगर कोई और ये बोल रहा है, कोई थर्ड पर्सन, कि यार ये तुम मालूम कर लेना यार, ऐसा तो नहीं किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो इन्हें, वो नहीं चलेगा, पार्टी खुद बताए तो उसको हम एक्चुअल नोटिस मानेंगे। दूसरा है कि नॉलेज जो है, नॉलेज किसको होनी चाहिए, जानकारी या इंफॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज को होनी चाहिए, जो मकान बेच रहा है या जो खरीद रहा है। किसी और दुनिया भर को पता हो कि इस मकान में ड्रामा है या इस जमीन में ड्रामा है, लेकिन अगर पार्टीज को नहीं पता तो वो एक्चुअल नोटिस नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, पार्टीज को पता होना चाहिए। आसपास के अड़ोसियों पड़ोसियों को पता है कि भाई इस मकान पे इसने लोन ले रखा है, लेकिन अगर पार्टी को नहीं पता तो फिर हम उसको एक्चुअल नोटिस में नहीं मानेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि सेम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन, द नॉलेज और इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन। जिस ट्रांजैक्शन को, जिस बारे में क्वेश्चन उठ रहा है, ठीक है, अगर इस मकान को खरीद रहा है तो वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन इस मकान के बारे में ही होना चाहिए। मान लीजिए एक और मकान था, अब कोई कहे कि उसका वो वाले मकान में ड्रामा है, ठीक है, कोई और लॉजर है, तो फिर क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस बारे में बात चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कोई और ट्रांजैक्शन के बारे में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस में हम लोग तीन चीजें देखेंगे कि जो नॉलेज है वो डेफिनेट होनी चाहिए, किसी टाइप का र्यूमर या हेयर से है, किसी थर्ड पर्सन से बात आ रही है, वो नहीं चलेगा। दूसरा, पार्टीज को जानकारी होनी चाहिए, दुनिया भर को, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर पार्टीज को अगर एक्चुअल नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो एक्चुअल नोटिस में नहीं आएगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जिस ट्रांजैक्शन की बात हो रही, जिस हाउस की बात हो रही है, उसी के बारे में हो, किसी और के बारे में है उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा क्या कि अगर किसी भी मकान में ड्रामा होता है, कोई लॉजड़ होती है, तो उसके बाहर नोटिस लगा देते हैं बड़ा बड़ा कि यह मकान विवादित है या यह जमीन विवादित है, इसका केस कोर्ट में चल रहा है। अगर उसको देखने के, उस बोर्ड को देखने के बाद भी अगर आप खरीद रहे हो तो फिर इसका मतलब आप गुड फेथ में नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो उसको हम एक्चुअल नोटिस में डाल देंगे, जो घर के बाहर जो देखा होगा आपने, और क्या, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं भाई। ठीक है, तो एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस देख लिया। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, ये बेस्ड ऑन इक्विटी होता है, बेस्ड ऑन इक्विटी। जैसे कि आपने अभी जाना, आपके दिमाग में आया होगा कि विशाल भाई ये बताइए, जो थर्ड पर्सन है, सी, जो मकान खरीद रहा है, वो तो कभी ये नहीं मानेगा, क्या नहीं मानेगा, वो तो हमेशा यही कहेगा कोर्ट में जाके कि मुझे जानकारी नहीं थी, हमेशा बोलेगा जाके ना। तो कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, अगर आपको एक्चुअल नोटिस नहीं है तो कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस हैं, कोर्ट जो है 5 सरकमस्टांसेस ऐसी बताती है, 5 टाइप की, जिसमें चाहे आपको जानकारी हो चाहे ना हो, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी, कोर्ट का प्रिजम्पशन ये होगा कि आपको जानकारी थी, प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट ये होगा कि आपको नोटिस था, जानकारी थी इस बारे में कि इस मकान में इसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, या बी ऑस्टेंसिबल ऑनर है, या ए जो है इस हाउस से मेंटेनेंस दे रहा है। अब किस कंडीशन में, 5 सर्कमस्टांसेस में, देखिए पहले इसमें एक लीडिंग केस है, केस का नाम क्या है, प्लम वर्सेस फ्लूइड, प्लम वर्सेस फ्लूइड। क्या हुआ था इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट इसमें होगा वो क्या होगा, वो इर्रिबुटेबल होगा। इर्रिबुटेबल आपने एविडेंस में पढ़ा होगा ना, और डिस्प्रूव। ठीक है, क्या होगा, इर्रिबुटेबल होगा, जिसका मतलब कि अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस में फॉल हो रहा है तो कोर्ट इवन एविडेंस भी नहीं लेगी कि आपको जानकारी है कि नहीं है।
आप चिल्लाते रहें कि माय लॉर्ड मुझे सच में पता नहीं था, मैं बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता था। कोर्ट नहीं मानेगी। कोर्ट क्या कहेगी कि भैया कंस्ट्रक्टिव नोटिस में फॉल हो रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी थी मालूम करना या ना करना। इसमें प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट यही रहेगा, इसका लीगल प्रिजम्पशन यही है कि आपको जानकारी है। तो कौन सी 5 सर्कमस्टांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए लिखते हैं भाई, इसको साफ कर लें पहले। समझ में तो आ रहा है ना? अरे कमेंट करके बताया अगर ये ना समझ में आए करे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझा दिया करूं। अभी तो मैं डेली लेक्चर बना रहा हूं ना, तो जब तक बना रहा हूं तब तक आप लोग बता दिया करिए कि विशाल भाई ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको अगले लेक्चर में बता दिया करूंगा। अब कोई गलती भी हो जाती है वो भी मुझे खुद ही देखना पड़ता है। वो तो अपलोड होने के बाद मैंने कल देखा तब मुझे पता चला कि गलती भी हो गई भाई। चलिए आते हैं इस पे। इस केस में क्या बोला गया था प्लम वर्सेस फ्लूइड में कि ये इर्रिबोटेबल प्रिजम्पशन होगा। कोर्ट एविडेंस तक नहीं लेगी किसी भी टाइप का कि तुम्हें जानकारी है कि नहीं है। तो अब सर्कमस्टांसेस देखते हैं। पहला क्या है? पहला है विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन। विलफुल form an inquiry और सर्च। क्या है भाई? willful obstruction from an inquiry और सर्च। इसमें क्या है? पहली सर्कमस्टांसेस यही है जब तुम अपनी इच्छा से ही नॉलेज नहीं, जानकारी लेना नहीं चाहते, ठीक है, आप खुद ही नोटिस लेना नहीं चाहते, खुद जानकारी, आप नोटिस लेने से बच रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी तब तक तो मैं सेफ हूँ। जिस दिन जानकारी हो गई अगर ट्रांजैक्शन होने से पहले तो फिर मैं सेफ नहीं रहूंगा। इसलिए आप खुद बचोगे। बचोगे कि नहीं बचोगे कि यार जानकारी नहीं हो पाएगी तो मैं बच जाऊंगा? ऐसा थोड़े है। इसको किसमें फॉल हो जाएगा? ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हो गया तो चाहे आपको जानकारी हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ये मान के चलेगी आपको जानकारी है। उसका पहली कंडीशन है, पहली सर्कमस्टांसेस है विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है इसमें, आप वाली बुक पढ़िएगा। कौन सी? आर के सिन्हा में ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। चलिए तो क्या दिया हुआ है इसमें? ये दिया हुआ है कि इसका एक इलस्ट्रेशन में बताने वाला था। इलस्ट्रेशन ये था कि मान लीजिए कोई एक आपको रजिस्टर्ड लेटर भेज रहा है बाई पोस्ट, ठीक है, उसमें वो जानकारी लिखी हो। अब आप जानते हो इसमें जो लिखा होगा वो मेरे फेवर में नहीं होगा, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? वो रिसीव ही नहीं कर रहे हो, है कि नहीं है? रिसीव ही नहीं कर रहे आप सोच रहे मुझे जानकारी नहीं मिलेगी तो फिर कोर्ट जो है मैं फायदे में रहूंगा। ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं? कोई अगर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट भेज रहा है किसी चीज की जानकारी के लिए, अगर आप वो रिसीव नहीं कर रहे हो तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि उसमें जो लिखा है वो आपको पता है। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा है ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या है भाई बताइए? ग्रॉस नेग्लिजेंस होता है केयरलेसनेस। अपनी भाषा में कहें केयरलेसनेस, अपनी भाषा में कहें कि आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दी। कैसी? ब्लंडर मिस्टेक। अब वो कैसे? अब मान लीजिए कि आपने ऐसी कोई गलती कर दी जो कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता, एक प्रूडेंट मैन नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए, उसने कहा कि आपने उससे पूछा कि भाई साहब इसकी टाइटल डीड कहाँ है? तो उसने कहा भाई टाइटल डीड यार मैंने बैंक में जमा कर रखी है कि सेफ कस्टडी के लिए, इसलिए वो बैंक में है। आपने उसकी बात मान ली और प्रॉपर्टी खरीद ली। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप जब बैंक गए तो आपने देखा क्या कि भाई वो तो मॉर्टगेज पे रखी हुई है, मॉर्टगेज बाई टाइटल डीड। अब आप कहेंगे अरे ये कहाँ फंस गए हम? तो भाई ये तो आप ही की ब्लंडर मिस्टेक है ना, उसके कहने पे आप क्यों आ गए? अगर उसने कहा कि बैंक में रखी हुई है तो आपको जाके चेक करना चाहिए था। कोर्ट इसमें क्या करेगी? कोर्ट ये मान के चलेगी कि आपको मालूम था
अब आपको भाई मॉर्गेज मनी भरनी पड़ेगी, फंस गए आप तो ये ध्यान रखिएगा। ग्रॉस नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, इसमें एक लीडिंग केस है, क्या है, लॉयड। अरे लॉयड लॉ कॉलेज वाला लॉयड नहीं भाई, क्या है, लॉयड बैंक लिमिटेड, लॉयड्स बैंक लिमिटेड वर्सेस पीई गुजर, पीई गुजर। और कुछ है क्या, नहीं, एंड कंपनी। चलिए क्या हुआ था भाई इसमें, लॉयड बैंक लिमिटेड वर्सेस पीई गुर्जर। क्या हुआ था इसमें, इसमें एक आदमी था जी, उसने क्या किया, एक बैंक थी एन, उसको उसने मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। क्या होता है भाई, ये एक टाइप का मॉर्गेज होता है जिसमें आप अपने टाइटल डीड को बैंक में जमा करके उससे मॉर्गेज मनी ले सकते हैं। तो जी ने एक बैंक थी एन, ठीक है, ये एक बैंक थी जिसमें अपनी टाइटल डीड जमा करके वहां से मॉर्गेज मनी ले ली, ठीक, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। अब क्या हुआ, जी ने बैंक एन से कहा कि देखिए मैं अपना ये प्रॉपर्टी जो आपको जो मैंने टाइटल डीड दी है उसको मैं बेच रहा हूँ। तो जो परचेजर है, जो बायर है, वो टाइटल डीड देखना चाहता है, तो आप एक थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, मैं उसे दिखा के वापस ले आऊंगा। बैंक एन ने क्या किया, दे दिया उसे, जी को दे दिया। तो जी क्या हुआ, जी दूसरी बैंक में चला गया, किस बैंक में, एल बैंक में, और उसने वहां जाके जमा कर दी और वहां से भी मॉर्गेज बाय टाइटल डीड ले लिया, वहां से भी पैसा उठा लिया, ठीक है, घर के कागज जमा करके एल बैंक में जमा कर दिया। एन से ये कह के लेके गया था कि मैं बेचना चाहता हूँ, इसलिए परचेजर देखना चाहता है जो बायर है, और जबकि उसने किया क्या, एल को दे आया। अब भाई साहब कोर्ट में केस गया, अब कोर्ट ने कहा एन से, देखो भैया तुमने जो है ग्रॉस नेग्लिजेंस की है, तुमने उसकी बात मानी क्यों, है कि नहीं, ब्लंडर मिस्टेक कर दी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पहले एल का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा, अगर बचा तो तुम्हारा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जिसके पास डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है वही बैंक पहले पैसा लेगी। चलिए अच्छा केस था ना। तीसरा है, तीसरा क्या है, बताना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड। रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड, ये क्या है भाई, ये बताता है कि जहां पर भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है, जहां पर भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है वहां पे रजिस्ट्रेशन की जानकारी होना, ये तीसरी कंडीशन है। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी मूवल प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए से ज्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। यूपी के केस में, अपने यूपी के केस में कोई सी भी मूवल प्रॉपर्टी हो, चाहे 100 की हो चाहे 100 से कम हो, रजिस्ट्रेशन सबका जरूरी है, ठीक। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो आपको रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। अब कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते होंगे या आपको जानकारी होगी तो आप जानते हैं, जैसे ही किसी से बात होती है ना, तो जो बायर होता है, ठीक है, जो परचेजर होता है, वो सबसे पहले तहसील में जाके 20 साल निकलवाता है। 20 साल क्या होता है, 20 साल का रिकॉर्ड कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। अगर 20 साल के रिकॉर्ड में उसी के नाम सबका नाम आ जाता है कि 20 साल में किसके नाम रही, किसके नाम बिकी, क्या रहा, तो उसको लेने के बाद आदमी लेता है। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड में जानकारी लेना आप ही की जिम्मेदारी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या देखना पड़ता है, इसकी कुछ कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी हो। अगर किसी चीज का ऐसा है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड तीसरी कंडीशन नहीं रहेगी। ये तीसरी कंडीशन है। कैसी कंडीशन, कि कोर्ट जब मान लेगी कि आपको जानकारी है, ठीक। दूसरा, अगर रजिस्ट्रेशन ड्यू प्रोसेस से नहीं हुआ है,
ड्यू प्रोसेस का मतलब कि यार अगर मैं कोई प्रॉपर्टी अगर मैं कोई लखनऊ में लूंगा तो मैं लखनऊ की तहसील में ही तो देखूंगा जाके। अगर मान लो लखनऊ की तहसील में वो सही से नहीं लिखी हुई है तो फिर वो थोड़े मानी जाएगी। ठीक है, और कुछ है? और कुछ नहीं है, बस ये दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड तीसरी कंडीशन है जिसमें कोर्ट मान लेगा। अब मान लीजिए आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक, प्रॉपर्टी खरीद ली आपने, प्रॉपर्टी खरीदने आप जब बाद में तहसील आप गए, आपने जब देखा तो आपको पता चला अरे ये तो इसके नाम पे है ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हो? आपको ये नहीं पता था कि अगर इस मकान का रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड चेक करना ज्यादा जरूरी था, आपने चेक क्यों नहीं किया? तो कोर्ट इसमें अब कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए अब क्या है? चौथा है एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन देखिए, एक्चुअल पोजीशन का एक लीडिंग केस है। क्या लीडिंग केस है? जिसमें ये बात बोली गई थी कि एक्चुअल पोजीशन जो है एक कंडीशन होगी। लिख लीजिए, डैनियल वर्सेस डेविसन। डैनियल्स वर्सेस डेविसन, इसमें ये बात जोड़ी गई थी, इसी के बाद से ये एक्सप्लेनेशन में डाला गया था। अब देखिए ये भी लिख लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन 1 है, ये एक्सप्लेनेशन 2 है, सेक्शन 3 का ही, जहाँ पे ए पर्सन टू हैव नोटिस है ना, उसी के एक्सप्लेनेशन है ये। पहला एक्सप्लेनेशन है ये वाला रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड, दूसरा एक्चुअल पोजीशन। ये किसके बाद से जोड़ा गया था? इस केस के बाद से जोड़ा गया था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उस पे अगर उस समय किसी और का पोजीशन है तो ये आपकी जिम्मेदारी है ये जानना है कि उसका पोजीशन क्यों है। समझे कि नहीं? उसको लीज पे दे रखा है, उसके मॉर्टगेज तो नहीं है, मॉर्टगेज बाय ट्रांसफर तो नहीं है, कुछ भी चीज है वो आपको जानकारी करनी पड़ेगी। जिस समय आप कोई मकान, कोई प्लॉट, कुछ भी खरीद रहे हैं और अगर उस समय उस पर किसी और का एक्चुअल पोजीशन है तो वो आप जानकारी लें। बाद में कोई ड्रामा होता है तो कोर्ट ये मान के चलेगी आपको नोटिस था। फॉर एग्जाम्पल, किसी का आपने मकान खरीदा, उसमें पोजीशन किसी और का था। अब मान लीजिए पोजीशन उसके ऊपर इसलिए हो कि उसने उससे 2 लाख रुपए उधार लिए हों। अब आप अगर खरीद लेंगे तो फिर वो 2 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे? आपको। ठीक है, वो मकान खाली नहीं करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी का एक्चुअल पोजीशन है तो वो आप मालूम करें कि क्यों है उसके पास। चलिए अब क्या रह गया? अब एक और रह गया, इम्प्लाइड नोटिस। ये देख लिया, ये एक्सप्लेनेशन 1 है, ये एक्सप्लेनेशन 2 है। ये दोनों चीजें विलफुल ऑब्जेक्शन जो है ये सेक्शन में ही दी हुई है, उसी में ही। ग्रॉस नेग्लिजेंस, ये दोनों चीजें उसी में ही है जहाँ पे ए पर्सन टू हैव नोटिस लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, 5वां पॉइंट क्या है? 5 पॉइंट है ना। 5वां पॉइंट है कि इम्प्लाइड नोटिस। इम्प्लाइड नोटिस क्या होता है? इम्प्लाइड नोटिस होता है कि उसके एजेंट को जानकारी दे दी। मान लीजिए आप बड़े आदमी हैं, भाई साहब आपसे हम नहीं मिल सकते, आपको मकान बेच रहे हैं, तो आपके मैनेजर को मैंने जानकारी दे दी। ठीक है, अगर आपके मैनेजर को या एजेंट को मैंने जानकारी दी, कोई भी एजेंट हो आपका, तो वो यही माना जाएगा कि आपको ही जानकारी दी है हमने। ठीक, लिखते हैं। चलिए इम्प्लाइड नोटिस 5वां, इम्प्लाइड नोटिस। इम्प्लाइड नोटिस क्या होता है? नोटिस टू एजेंट। अगर एजेंट को जानकारी मैंने दे दी है, क्या है ये? एक्सप्लेनेशन 3 है, एक्सप्लेनेशन 3 है ये। अगर मैंने एजेंट को जानकारी दे दी तो यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल को हो गई जानकारी, मेन आदमी को। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन कि द एजेंट मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो उसी एजेंट जो है उसी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये है, द एजेंट मस्ट रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन। अब जिस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है वो एजेंट, मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, उसके 5-6 एजेंट हैं, एक काम कुछ और देखता है, एक काम कुछ और देख रहा है, तो जिस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है उसी की एजेंट को वो जानकारी दी गई हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, एजेंट ने फ्रॉडुलेंटली कंसील ना किया हो, फ्रॉडुलेंटली छुपाया ना हो प्रिंसिपल से। ठीक है, अगर वो एजेंट फ्रॉडुलेंटली अगर प्रिंसिपल से छुपा रहा है, मान लीजिए आपने एजेंट को अपने साथ कर लिया,
कि मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ, तुम मत बताना प्रिंसिपल को, ठीक है। अगर उसने फ्रॉडुलेंट किया है, कंसील किया है, तो फिर भाई प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा नोटिस। और नोटिस की इम्पोर्टेंस इन सारे चीज़ों में, बस नोटिस ही प्रूफ करना होता है। नोटिस प्रूफ कर दिया, बस खेल खत्म हो गया। चलिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में तो आ गया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।